हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 11वीं की सामाजिक विज्ञान का, जिसका नाम है जी संविधान की ओर कैसे। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं बता दूं, ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो वो इसी पीडीएफ के अंदर से बनेगा। मैं 100% श्योर हूँ कि इसी पीडीएफ के अंदर से बनेगा, और 3 और 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, अगर एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसके लिए आप एमसीक्यू की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ओके, वो मैंने वहां पर कवर करवा रखे हैं। तो एमसीक्यू की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। बट हाँ, आपको एक एडवाइस करना चाहूंगा। मान लो आपका एग्जाम जो है 1 महीने बाद है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 2-3 दिन है ना, तो यही वाली वीडियो देख कर जाओ और एमसीक्यू की वीडियो देख कर जाओ बिना टेंशन के। बट आपके एग्जाम के अंदर अगर 1-1.5 महीना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वो भी विद नोट्स मैंने समझाया है, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर विद नोट्स ही समझाया है। और नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। बेसिकली वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जो है नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ पीडीएफ में, ठीक है जी। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हो गई, या जो भी मेरे को अचानक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है ना, मैं टेलीग्राम पे ही बताता हूँ। कुछ एमसीक्यू वगैरह भी पूछ लेता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मेन पॉइंट स्टडी 11 आर्ट्स। कोई और ज्वाइन मत कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 11 आर्ट्स वाला ही करना है आपको, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो, अब करते हैं जी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू। याद रखना कि यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे हैं, पर ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंसर नहीं बताऊंगा। नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो और जिनके आंसर यहाँ नहीं लिखे हुए, वो मैं पूरे का पूरा आपको नोट से बताऊंगा कि हाँ जी, नोट से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा संविधान क्या है और संविधान का महत्व बताइए, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपके एग्जाम में संविधान का महत्व पूछे, संविधान हमारे लिए, मतलब संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, या संविधान के कार्य पूछे, एक ही बात है। एग्जाम में एक ही आंसर लिख कर आना है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर हमने तो संविधान का महत्व करा था, आपने संविधान का महत्व करवाया था, संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है तो करवाया नहीं। अरे बात सेम ही है, चाहे महत्व पूछे, चाहे क्यों आवश्यक है, चाहे कार्य पूछे, एक ही आंसर है, ठीक है जी। चलो, अब डायरेक्टली हम आंसर पे आ जाते हैं। ये है ना, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि यार ये क्वेश्चन किसी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलो, अब आते हैं जी आंसर पे। तो सबसे पहले तो संविधान की डेफिनेशन लिखी हुई है कि नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से देश पर शासन चलाया जाता है उसको हम संविधान कहते हैं। सिंपल है, एक बुक है जिसके अंदर नियम और कानून लिखे होते हैं और उसी से देश चलाया जाता है, तो उसी बुक को हम संविधान कहते हैं, ठीक है। अब संविधान के कार्य और उनकी आवश्यकता पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ना, आपको ऊपर है ना, जैसे आप आंसर लिख रहे हो तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि संविधान के कार्य, मान लो कार्य आपसे पूछा है कि संविधान के कार्य नीचे निम्नलिखित है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम पूरा पूरा आंसर लिख कर आते हैं, फिर भी 5 में से 4 नंबर मिलते हैं। तो जो 1 नंबर है ना, प्रेजेंटेशन पे कटता है, और ये 1 नंबर बन बन के ऐसे बढ़ बढ़ के 10-15 नंबर बन जाता है। तो अगर आपके 70 नंबर आते हैं ना, तो आराम से 80 आ जाएंगे। दिक्कत है ना सबसे बड़ी यहीं पर होती है, प्रेजेंटेशन की। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं। चलो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान के कार्य बताओ, तो संविधान क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला कार्य संविधान यह करता है कि संविधान है ना, लोगों को बुनियादी नियम प्रदान करता है, ठीक है, जिससे समाज के सदस्यों के बीच में न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। इसका मतलब क्या है, संविधान है ना कुछ बुनियादी नियम लोगों को प्रदान करता है, और सारे के समाज के सारे सदस्य है ना उनको मानते हैं, जिससे लोगों में विश्वास बना रहता है। जैसे मान लो अगर ट्रैफिक पे खड़ा हूं मैं और रेड लाइट हो रखी है और मेरी तरफ से ग्रीन लाइट है, तो मैं रोड क्रॉस कर सकता हूं। मेरे को विश्वास है क्योंकि जी कोई भी रेड लाइट वाला वो ठोक के नहीं जाएगा मेरे को, ठीक है। मतलब मेरे को, मैं आराम से रोड क्रॉस कर सकता हूँ, ग्रीन लाइट हो रखी है मेरी तरफ से और सामने वाले की तरफ से रेड लाइट है, तो कोई मेरे को ठोक के नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और ये विश्वास कौन देता है, संविधान देता है, क्योंकि संविधान में ये बोला गया है कि सबको कानून का पालन करना है, जो नहीं करेगा वो जेल में जाएगा। तो ऐसे विश्वास बना रहता है। तो संविधान यही जो है वो बुनियादी नियम प्रदान करता है। यही जैसे संविधान में लिखा हुआ ना कि रेड लाइट और यही सारी की सारी चीजें, तो उसका पालन करना पड़ता है हमको, ठीक है, जिससे एक विश्वास बना रहता है। कोई भी, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आप आराम से जो है अपनी चैन की नींद सोते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जी पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और अगर पुलिस वाले पेट्रोलिंग भी नहीं कर रहे, चोरी हो जाती है, तो वो पकड़ के लाएंगे, है ना। तो ये एक तरह से विश्वास है आपका, इसी वजह से समन्वय बना रहता है। दूसरा काम है हमारे संविधान का कि वो ये स्पष्ट करता है कि समाज में ना निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये बताता है कि समाज के अंदर कौन निर्णय लेगा। जैसे आपको पता है भारत के अंदर जो है पीएम ही निर्णय लेता है। बड़े बड़े जो है जो भी बड़े बड़े चीज़ें होती हैं उन पे निर्णय जो है वो पीएम लेते हैं। तो ये भी हमारा संविधान ही बताता है कि समाज में मेन मेन जो निर्णय होते हैं वो कौन लेगा,
ठीक है, ये दूसरा काम होता है संविधान का, ये बताना। तीसरा काम होता है संविधान का कि वह सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। ठीक है, पहला ये, दूसरा तो समझ आ गया ना कि बेसिकली हमारा संविधान ये बताता है कि किसकी क्या क्या ड्यूटी है और किसके पास आप कह सकते हो निर्णय लेने की शक्ति होगी। तीसरा काम हमारी संविधान का ये है कि वो समाज, वो जो सरकार होती है ना, उस पर उनकी शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। इसका मतलब है कि हाँ, हमारे संविधान में ये जरूर लिखा हुआ है कि पीएम क्या कर सकता है, सीएम क्या कर सकता है, पर यह भी लिखा हुआ है कि सीएम क्या नहीं कर सकता और पीएम क्या नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई टेररिस्ट है, मान लो 10 टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, तो क्या पीएम उनको लाइन में खड़ा करके क्या खुद गोली मार सकते हैं? खुद गोली मार सकते हैं? द आंसर इज नो। ये ना एक, ऑल दो वो गलत है, टेररिज्म तो गलत ही है भाई, वो तो बहुत ही गंदे लोग हैं, बट पीएम के पास ये पावर नहीं है। ये पावर जो है वो हमारी आर्मी के पास है, हमारी पुलिस ऑफिसर के पास है, हमारी डिफेंस के पास है। ये पावर जो है वो हमारे पीएम के पास नहीं है। तो बेसिकली एक तरह से हमारी ये पता क्यों लाया गया संविधान में ना, सीमाएं क्यों लगाई गई है, ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो मेरे को सरकार का कोई कानून पसंद नहीं आता, तो मैं उसके खिलाफ आंदोलन कर सकता हूँ, शांति से आंदोलन कर सकता हूँ। दंगे करूंगा तो फिर पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी, बट अगर मैं शांति से शांति से अगर मैं आंदोलन वगैरह करता हूं, तो सरकार ऐसे ना हो कि मेरे को उठाकर ले जाए, है ना। तो इसलिए संविधान ये बोलता है कि अगर कोई शांति से कर रहा है ना आंदोलन, तो उसको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या रहता है कि सरकार जो है वो अपनी औकात में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। ठीक है, सीमाएं लगाता है सरकार पे, ये समझ आ गया। तीसरा पॉइंट है कि है ना, समाज की आकांक्षा व लक्ष्य। इसका मतलब क्या है कि हमारा संविधान है ना, सरकार को इतनी पावर प्रदान करता है ताकि वो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। इसका क्या मतलब है? देखो, मैंने अभी अभी आपको बोला कि मान लो अगर मेरी कोई डिमांड है तो मैं आंदोलन वगैरह कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मान लो मैं आंदोलन के नाम पे कुछ गलत कर रहा हूँ, दंगे कर रहा हूँ, मार कुटाई कर रहा हूँ, जो दुकानें वगैरह होती है उसको जला रहा हूँ, तो ये गलत है। तो सरकार पकड़ के मेरे को जेल में भी डाल सकती है और कुछ भी, मतलब मार कुटाई भी कर सकती है मेरे साथ, है ना। ऐसा क्यों? ताकि एक न्यायपूर्ण सोसाइटी बने। अब देखो, हाँ ये बात सही है कि कुछ लोगों की डिमांड होती है, बट उनकी डिमांड ये तो नहीं है ना, डिमांड का मतलब कि आप कुछ भी कर दो, लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह जला दो, है ना। तो ये एक न्यायपूर्ण समाज, सब चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी का भी घर ना जले, ये चीज़ें ना हो। तो एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में सबसे अहम भूमिका जो होती है हमारे संविधान की होती है, क्योंकि न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए ना सरकार को कभी कभार पावर का उपयोग करना पड़ता है, और हमारा संविधान पावर का उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए पावर प्रदान करता है हमारी सरकार को। ठीक है, और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा संविधान है ना, वो राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप भारत के नागरिक हो, ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको अब आप बोलोगे सर हम भारत में रहते हैं इसलिए भारत की नागरिक हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई अंग्रेज भारत के अंदर आके रहने लग जाता है, 2-3 साल हो गए उसको, तो क्या आप उसको इंडियन कहोगे? नहीं। हम इंडियन है क्योंकि हमें संविधान के अंदर जो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है वो हमने पूरा करा है, इसलिए हम इंडियन है ना। तो देखो, एक लाइन भी लिखी हुई है कि इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली है ना, हमारा संविधान क्या होता है, समाज को एक सामूहिक इकाई के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे मैं कौन हूँ? मैं इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हो, आपके आसपास के लोग भी इंडियन है, ये हमारी सामूहिक पहचान है। हाँ, आप कोई बोलेगा मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, हरियाणा में, यूपी, ये आपकी नॉर्मल वो है, बट जो आपकी बुनियादी पहचान है, एक हमारी सबकी सामूहिक पहचान है ना, वो भारत है, भारतीय है, और ये जो पहचान है वो हमारे संविधान ने हमको दिया है। समझ आ गया ना? चलो, मैं क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन आता हो तो आप सेव करके आगे बढ़ सकते हो, तो मेरी तरफ से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, जिन बच्चों को नहीं आता। ठीक है, तो संविधान का काम समझ आ गया। तालमेल बढ़ाता है, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है ये बताता है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, साथ में सरकार को इतनी पावर प्रदान करता है ताकि वो लोगों की आकांक्षा पूरी कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज बना सके, और राष्ट्र की बुनियादी पहचान देता है, यानी समाज की एक बुनियादी पहचान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के प्रभावी होने के कारण, यानी भारत का संविधान है ना, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो प्रभावी है, यानी बहुत सारे लोग जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं आज भी। जैसे बहुत सारे संविधान की अगर मैं बात करूं, जैसे नेपाल के संविधान की बात करूं, तो वो है ना 5 बार चेंज हुआ है। ठीक है, बट भारत का संविधान जो स्टार्टिंग में था वही अब है। चेंज हुए हैं उसमें, बट ऐसा नहीं है पूरा पूरा चेंज हुआ है, पूरा पूरा कभी चेंज नहीं हुआ, ऐड हुआ है उसमें। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत का जो संविधान है वो सक्सेसफुल है? आपसे ये भी पूछा जाता है भारत के संविधान को सफल संविधान क्यों माना जाता है, या भारत के संविधान को एक प्रभावी संविधान होने के कारण बताइए। एक ही बात है। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है उसके प्रभावी होने के बेसिकली 4 कारण है। पहला है जी,
संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में ना 3 देशों के संविधान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सफल माने जाते हैं। कौन-कौन से? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद बने हैं। माना जाता है कि वो सभी संविधान जो एक आज़ादी की लड़ाई के या संघर्ष के बाद बने होते हैं ना, उनको एक प्रभावी और सफल संविधान माना जाता है। ठीक है? तो भारत का संविधान भी आपको पता है, बिल्कुल लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, उसका बाद हमने बनाया था भारत का संविधान, तो इसलिए भारत के संविधान को प्रभावी संविधान माना जाता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, भारत के संविधान को प्रभावी संविधान क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत का संविधान है ना सबको मौलिक प्रावधान प्रदान करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को कोई ना कोई वजह जरूर देता है कि वो भारतीय संविधान की रिस्पेक्ट करे। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। साउथ अफ्रीका में ना जब गोरे लोगों की सरकार थी ना, तो वो क्या करती थी कि सिर्फ गोरे लोगों के लिए संविधान में अच्छी बातें लिखती थी और जो ब्लैक लोग थे उनके लिए बुरा बुरा लिखती थी, उनको कोई अधिकार नहीं देती थी। बट भारत के संविधान में मौलिक प्रावधान है ना। भारत के संविधान में आप देखो, आप ध्यान से मेरी बात सुना, भारत के संविधान में आप देखोगे ना सबको अधिकार दिए गए हैं, सबको अधिकार दिए गए हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को जी कोई अधिकार नहीं दिया भारत के, ऐसा कोई नहीं कह सकता, है ना। तो इसी वजह से लोग है ना संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे संविधान में हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैटेगरी में भी आप अगर देख लोगे तो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। ठीक है? तो इसलिए भारत का संविधान जो है वो सबको मौलिक प्रावधान प्रदान करता है और यही चीज उसको एक प्रभावी और सफल संविधान बनाती है। ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के प्रभावी और सफल संविधान होने के पीछे तीसरा कारण है भारतीय संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। इसका मतलब है कि भारत के अंदर तानाशाह नहीं है, भारत के अंदर सारी की सारी पावर एक ही बंदे के पास नहीं है या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। भारत में है ना संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा है। भारत के अंदर जो पावर है वो बटी हुई है। आपको पता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में पावर जो है वो बटी हुई है। कोई भी एक गलत काम करता है तो दूसरा उसको रोक देता है और यही चीज भारत के संविधान को एक प्रभावी और एक सफल संविधान बनाती है, क्योंकि यहाँ सारी की सारी पावर किसी एक पर्सन के पास या किसी एक संगठन या संस्था के पास नहीं है। और यही चीज जो है जो भारतीय संविधान को एक प्रभावी और सफल बनाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि कोई भी अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा उसको रोक देगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। भारत का संविधान जो है एक प्रभावी और सफल संविधान क्यों है? क्योंकि एक वैध संविधान है। अच्छा जी, अब वैध संविधान का क्या मतलब होता है? भारत का संविधान जब बनाया गया था ना, तो मैं आपको बता दूं लिटरली हर समाज के लोगों को लिया गया था, चाहे वो धर्म के बेसिस पे देखो, चाहे आप जनजाति के लोगों को देखो, सबको, सारे के सारे लीडर को लाकर संविधान बनाया गया था। उनमें मतभेद थे पर फिर भी उन्होंने साथ में बैठकर संविधान बनाया। इसलिए भारत का संविधान एक सफल संविधान है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, जब राजा संविधान बनाता है ना, तो पक्की बात है उसमें हजार दिक्कतें होती है, क्योंकि राजा अकेला बनाता है। बट भारत के संविधान में हर वर्ग, गरीब, अमीर, ठीक है, जो उस समय जो चाहे जनजाति के लोग होते थे, है ना, जो आदिवासी लोग होते थे, उनके भी बड़े बड़े लीडर को मिलाया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये फलाना फलाना सब लोगों को मिलाकर संविधान बनाया गया। और यही बात जो है संविधान को एक प्रभावशाली संविधान बनाती है, क्योंकि ये लोगों में भरोसा दिलाता है कि हाँ यार, कि मेरे लोग या मेरे जो लीडर थे उस समय, उन्होंने भी संविधान बनाया और मेरे लिए संविधान के अंदर अच्छा ही लिखा होगा। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट में ये बता रखा है कि भारतीय संविधान को प्रभावी और सफल संविधान इसलिए माना जाता है क्योंकि जिन लोगों ने भी भारत के संविधान को बनाया था, लोगों का उनमें बहुत ही अटूट विश्वास था, जिसकी वजह से आज भी हम संविधान को यूज करते हैं। और भारतीय संविधान के सफल होने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, तो ये मैंने अलग से लिखा हुआ है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको अपने उसमें नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन है ना पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने अलग से बताया। आपको बुक के अंदर या चैप्टर 1 में भी नहीं मिलेगा वाला क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान, सबसे पहले तो ऊपर ये लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषता नीचे लिखित है। पहला पॉइंट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। जब स्टार्टिंग में बना था ना भारत का संविधान, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, जो आज बढ़ चुकी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि भारत का संविधान जो है, उस समय भी भारत का संविधान सबसे बड़ा था और आज के समय भी भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा है कि भारत के संविधान में ना संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है ना 3 सूचियां में जो शक्तियां हैं वो बांटी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आपको पता है ना, संघ सूची वो होती है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है,
राज्य सूची वो होती है जिस पे सिर्फ राज्य की सरकार कानून बना सकती है। संवर्ती सूची वो होती है जिस पे राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकती है। अब आप मेरे को बताना, संवर्ती सूची पर अगर कभी झगड़ा हो जाता है तो राज्य की सुनी जाती है, केंद्र सरकार की सुनी जाती है? आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और संघ सूची का एक विषय भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर, ये संघ सूची का ये विषय है, इस पर सिर्फ संघ सूची ही कानून बना सकती है। ठीक है, चलो। तीसरे हमारे भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि धर्मनिरपेक्ष है। यानी भारत का संविधान जो है प्रत्येक नागरिक को धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता देता है कि वो कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है, और पूजा ना भी करना चाहे किसी भी भगवान की तो वो भी कर सकता है वो। और भारत का जो संविधान है ना, वो किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है। ठीक है, आप अड़ोस पड़ोस देखोगे ना हमारे, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनका भी एक ऑफिशियल रिलीजन है। जैसे आपको पता है इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है? इंडिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, बट पाकिस्तान का नाम है ऑफिशियल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इससे पता चल रहा है कि वो एक रिलीजियस के नाम पे बनी हुई कंट्री है, बट भारत का कोई आधिकारिक रिलीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जी, एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान में ना एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर आप भारत के नागरिक हो ना, भारत के ही नागरिक रह सकते हो। आप दो टाइम पे इंडिया और कनाडा या इंडिया और यूएसए के नागरिक एक साथ नहीं रह सकते। यूएसए तो डबल सिटीजनशिप अलाउ करता है, हम नहीं करते। इसका मतलब अगर जैसे कोई जैसे मैं समझाता हूँ, भारत का कोई नागरिक है, अगर वो यूएसए में शिफ्ट हो जाता है, यूएसए में रहने लग जाता है, ग्रीन कार्ड उसे मिल जाता है ना, और वो सोचता है कि मैं यूएस की नागरिकता ले लूँ, तो वो यूएस की नागरिकता तो ले लेता है, बट फिर उसे भारत की छोड़नी पड़ती है ना, क्योंकि भारत में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। बट पाकिस्तान में मैं बता दूं, वहाँ का जो पार्लियामेंट है ना, मैंने ये बात थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में कि मैक्सिमम लोग जो पार्लियामेंट में बैठते हैं ना पाकिस्तान के, उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। मतलब ये क्या, फिर क्या ही काम करेंगे वो देश के लिए, जब वो खुद देश के है ही नहीं, वो कनाडा के सिटीजन बने हुए तो, है ना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए हैं। अभी कौन कौन से प्रावधान किस किस देशों से लिए गए हैं, इसका भी अलग से क्वेश्चन देखेंगे हम, आएगा। और नीचे है कि भारत का संविधान जो है वयस्क मताधिकार पर चलता है। इसका मतलब है कि भारत के अंदर 21, पहले ना 21 था, 1989 से पहले 21 साल का हर एक मेल फीमेल सबको वोट डालने का अधिकार था। और 21 साल से जो भी ऊपर थे सबको वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, और बाद में चल के 18 साल हो गया, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, सबको वोट डालने का अधिकार है भारत के अंदर। और सब लोगों का जो वोट है वो इक्वली माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत का संविधान जो है वो कठोरता और लचीलापन का समन्वय है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान कठोर भी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इसको आसानी से नहीं बदल सकता, पर अगर बदलाव लाना जरूरी है तो उसे लाया जा सकता है। भारत के संविधान के अंदर चेंज लाया जा सकता है, बट चेंज लाना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है मैं अगर संविधान में चेंज लाना चाहूँ ना, मैं इतनी आसानी से नहीं ला सकता, बट अगर कोई चेंज लाना इंपॉर्टेंट है तो वो आता ही आता है संविधान में, वो आप लेकर आ सकते हो। समझ आ रहे हो ना? हाँ, वही। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, विशेषता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? देखो, भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए हैं। अब नीचे यही बात लिखी हुई है कि दूसरे देशों से संविधान के लिए गए प्रावधान बताइए। अब नीचे की तरफ आओगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये नोट्स ही हैं बेसिकली। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, चैप्टर के नोट्स ही है। तो दूसरे देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं ये देखो। एग्जाम में ना 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ जी, कानून निर्माण की विधि हमने कौन से देश से ली? तो ब्रिटिश संविधान, ऐसे याद रखना है। तो देखो, ऊपर ये भी क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया? सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। मतलब बेसिकली वोटिंग वगैरह वाला जो सिस्टम है ना, वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत में आपको पता है संसदीय स्वरूप चलता है। ठीक है, एमएलए वगैरह हम चुनते हैं, फिर वो जाके जिस एमएलए का, जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा होते हैं उसका सीएम बनता है, और जिस पार्टी के एमपी सबसे ज़्यादा होते हैं लोकसभा के अंदर, उनका पीएम बनता है ना। तो संसदीय जो व्यवस्था है ना, स्वरूप है, ये हमने अमेरिका से ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कानून के शासन का विचार, ये भी हमने किससे लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। विधायिका के अध्यक्ष की पद व पावर, इसका विधायिका का अध्यक्ष यानी वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, है ना, तो उनकी पद और उनकी जो भूमिका है वो क्या है? कानून निर्माण की विधि, यानी कानून कैसे बनता है, ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायिक पुनर्वालोकन
ये मैं डोंट वरी, जब आप न्यायिका वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं, मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। तो न्यायपालिका वाले कुछ चैप्टर के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तो पुनर्वालोकन बता दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन क्या है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अगर कभी सरकार कोई गलत कानून बनाती है ना, तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है, यही न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वालोकन है, ठीक है। आयरलैंड के हमने संविधान से क्या लिया, राज्य के नीति निर्देश तत्व। फ्रांस के संविधान से क्या लिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, यानी आपको पता है भारत में केंद्र भी है, राज्य सरकार भी है, बस बट केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है, ये चीज़ हमने कनाडा से ली है। और अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत, जो रेजिडुअरी पावर होती है ना, जैसे आपको पता है कि एक होती है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, फिर एक कुछ और अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती है, वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। चलो सुन लो, मैं समझा ही देता हूँ यार। ये जैसे कि आप साइबर क्राइम, जब हमारा संविधान बना था तब क्या कंप्यूटर होते थे, इंटरनेट होता था, साइबर क्राइम होता था? आंसर नहीं, बट आज है, और आज इस पे कानून बनाना भी ज़रूरी है। तो ये जो है नए नए टॉपिक जो है वो अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। तो कनाडा से ही हमने ये लिया है कि जो भी अलग टॉपिक है ना, उनको अवशिष्ट शक्तियों में हमने डाल दिया, जो भी नए नए टॉपिक है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको ना हम उद्देश्य प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावना क्या होती है, चलो मैं बताता हूँ। आप है ना, एक काम करना, अगर आपके पास पोल साइंस की बुक है, जो कि होनी चाहिए आपके पास, एक दो पन्ने पलट के देखोगे ना, तो यहाँ पर ऐसे आएगा, बीच में प्रीएम्बल ऑफ इंडिया लिखा होगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, वही हमारा प्रीएम्बल है। ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हैं और वही आपको बताने हैं कि भारतीय जो हमारे क्या कहते हैं उसको, भारतीय उद्देश्य प्रस्तावना है, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया उद्देश्य प्रस्तावना। जस्ट अ सेकेंड। उद्देश्य प्रस्तावना, मेरे को लग रहा है मेरे को बुक से बताना पड़ेगा यार, कहाँ गया उद्देश्य प्रस्तावना। जस्ट अ सेकेंड, वैसे तो इसी में ही था। ये रहा जी, मैं वही सोचूं यार, करा तो था। चलो, ये रहा जी उद्देश्य प्रस्तावना। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, ये उद्देश्य प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही है उद्देश्य प्रस्ताव। देखा होगा आपने, हर बुक के स्टार्टिंग में होता है, ये उद्देश्य प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। ओके, तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना इसके अंदर, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, तो यही सारे के सारे वर्ड जो हैं वही बता रखे हैं कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, चलो अब आते हैं कि सबसे पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। बेसिकली जब हमारा संविधान बन रहा था ना, ये फ्रंट पेज पता है क्यों होता है? बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है उसका उद्देश्य मतलब क्या क्या बताता है भारत के संविधान के बारे में ना, उद्देश्य थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव है ना, थोड़ा सा ब्यूरो दे देता है कि भारत के संविधान में ये है, क्या क्या है। कि भारत का संविधान जो है एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। स्वतंत्र का मतलब आज़ाद है, संप्रभु गणराज्य का मतलब क्या है कि भारत का जो नेता होगा वो चुना हुआ होगा, राजा रानी वाला रूल नहीं चलता। ये पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना, उद्देश्य प्रस्ताव में बेसिकली ये आइडिया लग जाता है कि भारत के संविधान में क्या लिखा है। तो भारत का संविधान एक स्वतंत्र, भारत एक स्वतंत्र देश है और संप्रभु गणराज्य है, ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव बताता है। सेकंड है कि जो ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले जितने भी भारतीय क्षेत्र थे, और जो भी देसी रियासतें थी, राजा रानी वाला एरिया था, और जो भी दूसरे अलग अलग एरिया थे जो भारत के अंदर उस समय मिलना चाहते थे, उन सबको एक संघ बोला जाएगा। इसका मतलब जैसे भारत है ना, अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, सीधा सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो। सेकंड पॉइंट में बेसिकली यही बता रखा है कि ब्रिटेन के हिस्से में भारत था, और जो देसी रियासतें थी, और देसी रियासतों के अलावा भी जो क्षेत्र थे जो भारत के अंदर मिलना चाहते थे, भारत उन्हीं का संघ है, ये बात बोली गई है। तीसरा, संघ की इकाई स्वायत्त होगी और वह सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। इसका मतलब यह है कि आपको पता है जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी अलग अलग स्टेट है,
तो इनको पावर दी गई है और ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है बट ये इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बिजली वगैरह कौन देखता है, दिल्ली गवर्नमेंट देखती है। पंजाब के अंदर बिजली वगैरह कौन देखता है, पंजाब की गवर्नमेंट देखती है। हरियाणा के अंदर हरियाणा की गवर्नमेंट। तो बिजली से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यही बात लिखी हुई है कि संघ की जो भी इकाइयाँ होती है ना, जो भी स्टेट होती है, संघ की इकाइयाँ तो स्टेट ही है, उन पर उन सभी की जो शक्तियों का प्रयोग वो मतलब सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संघ सरकार के पास नहीं है। अब संघ सरकार के पास हर राज्य की बिजली वगैरह का वो नहीं है पावर कि उन पे कानून बना सके, तो उस पे कौन बनाता है, उस पे बनाते हैं हमारी संघ की इकाइयाँ यानी राज्य सरकार। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंदर ये बोला गया है उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा और कानून के समक्ष सभी को समानता होगी, भाषण देने की आज़ादी होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा भी दी जाएगी भारत के संविधान के अंदर। ये बात बोली गई है हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में। साथ में ये भी बोला गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है, जो भी पिछड़े हैं, जो भी जनजाति क्षेत्र के दलित वगैरह लोग हैं, वो सभी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि जो गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल, आकाश की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। इसका मतलब है कि भारत की सुरक्षा की जाएगी एट एनी कॉस्ट। ज़मीन से भी करी जाएगी, जल से भी करी जाएगी, आकाश से मतलब इंडियन एयरफोर्स हो गई, है ना, आकाश से रक्षा करेगी, जल से हमारी इंडियन नेवी हो गई, थल से हमारी इंडियन आर्मी हो गई। ये तीनों जो हैं वो मिलकर भारत की रक्षा करेगी और बेसिकली कानून के अंडर रहकर ही रक्षा करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देश पे जाके हमला कर दें, कोई हमारे देश में हमला करता है तो हम वही जो हमने कानून बना रखा है उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत जो है विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए पूर्ण योगदान देगा। इसका मतलब है वो सब चीज़ें करेगा जिससे शांति बनी रहे और मानव कल्याण के लिए, मानव के अच्छे के लिए हमेशा काम करेगा। लास्ट पॉइंट यह है कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत है। ये इसमें अब क्या, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता है। इसका मतलब है कि जितनी भी पावर है ना बेसिकली लोगों से ही आती है, क्योंकि लोग ही तो चुनते हैं एमपी एमएलए को, ठीक है, और फिर वो पीएम को चुनते हैं फिर। तो बेसिकली बता रखा है जितनी भी पावर आ रही है ना हमारे भारतीय संविधान के पास वो लोगों द्वारा ही आ रही है। देखो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं संविधान की तभी तो रिस्पेक्ट हो रही है संविधान की, कोई लोग रिस्पेक्ट ही ना करी तो जीरो है संविधान, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यही बात लिखी हुई है कि भारत का संविधान जो है उसकी सारी शक्तियाँ जनता से ही आ रही है, जनता ही संविधान को हमारे पावरफुल बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी संविधान सभा का स्वरूप बताइए कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे, क्या सिस्टम था। तो ऊपर आ जाते हैं, संविधान सभा के स्वरूप की बात कर लेते हैं हम। ये रहा जी, यहीं कहीं होगा। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की भारतीय संविधान सभा पूछा था ना, संविधान सभा की, हाँ, भारतीय संविधान सभा की का स्वरूप बताइए। मतलब जब संविधान सभा है क्या, जिन लोगों द्वारा संविधान को बनाया गया था, एक बंदे द्वारा नहीं बनाया गया था, बहुत सारे लोगों द्वारा बनाया गया था, उन्हीं को हम संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने संविधान को बनाया था उन लोगों के समूह को संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 बजे हुई थी। और मैं आपको ये बता दूं कि उस समय ना टोटल मिला के 389 मेंबर थे। ठीक है, जब पहली मीटिंग हुई थी तो उस समय ना एक लीडर चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 तारीख को ही चुन लिया गया था, बट बाद में हमें लगा कि यार इनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने जो सेकेंड मीटिंग हुई थी 11 तारीख को उसमें चेंज करके राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर है ना टोटल मिला के एक अलग अलग 8 अलग अलग समितियां थी और एक समिति थी प्रारूप समिति। इसका काम था कि मसौदा तैयार करना, यानी हमारा जो संविधान है ना, हमारे संविधान का एक इंडेक्स तैयार करना, मसौदा आप कह सकते हो। तो इंडेक्सिंग वगैरह का काम जो था वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था, यानी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है जी, चलो ये बात हमें पता चल गई। मैं यहीं से बता देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो भारतीय संविधान में टोटल मिला के मेंबर आपको बता चुका हूँ कितने मेंबर थे कितने नहीं थे। ओके, और ये देखो ये लिखा हुआ। तो भारतीय संविधान के अंदर जब संविधान सभा थे ना तो उसमें 292 मेंबर ब्रिटिश भारत से लिए गए, 93 मेंबर देसी रियासतों से लिए गए, 4 चीफ कमिश्नर ऐसे लिए गए, टोटल 389 मेंबर हो गए। ठीक है, पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी मीटिंग जो हुई थी उसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष को चुना गया राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1947 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तो पाकिस्तान से जितने भी मेंबर आए थे उनको निकाल दिया गया और एंड में 299 मेंबर बचे। अब 299 मेंबर में से जब हमारा संविधान जो था बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर
1949, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया तो उस समय क्या था कि है ना, कुछ लोग आए थे बेसिकली साइन करने कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कितने लोग आए थे साइन करने के लिए? 284 लोग, ठीक है। बाकी 15 लोग जो थे वो एब्सेंट थे हमारे, पता ही है मंत्रियों का काम ही यही होता है। तो 284 लोगों ने ही सिर्फ हमारे संविधान पे साइन किया था, बाकी लोग 15 एब्सेंट थे, ठीक है जी। तो ये और एंड में जाके हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए हमारा संविधान जो है वो कब बनकर रेडी हो गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। बट उसको लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और ये जो लोग हैं ना वो कैसे चुने गए थे? ये बेसिकली एक 10 लाख में से एक बंदा चुना गया था इस अनुपात से, और हिंदू मुस्लिम सारे अलग अलग जनसंख्या के अनुपात से चुने गए थे, ठीक है। मतलब सारे जगहों से अलग अलग लोग चुने गए थे, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके जी, अब आते हैं जी ये लास्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के कामकाज की शैली बताइए, हम कार्यविधि बताइए। या क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा के सदस्यों के बीच में मतभेद होने के बावजूद उन्होंने साथ में आकर संविधान बनाया, स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं थर्ड पार्ट में, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक यही होगा ये राजी। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि भारतीय जो संविधान था, तो संविधान सभा की शैली जो थी वो एकदम सरल थी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की हर प्रावधान पर विचार विमर्श करने के बाद ही उसे संविधान में डाला था, ये संविधान के अंतिम रूप में डाला था। अब नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ो, कि नेक्स्ट वाला पॉइंट, कि संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर ही विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद होते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों का आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। मतलब अपना फायदा नहीं देख रहे थे वो, अपने फायदे के लिए मतभेद नहीं हो रहा था, पूरे देश के फायदे के लिए मतभेद हो रहा था। अब यहाँ से हमारा कार्यविधि, अब ये जो है ना, बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या था, दो अलग अलग क्वेश्चन थे इसमें, कि भारतीय समाज के भारतीय संविधान सभा के जो कामकाज की क्या शैली थी। तो भारतीय संविधान सभा की कामकाज की शैली यह थी कि वह क्या करते थे, सारे के सारे साथ में आकर जो थे वो कानून बनाते थे। बेसिकली वो उस पर बहस वगैरह करते थे, हर प्रावधान पर विचार विमर्श होता था, और विचार विमर्श होने के बाद ही उसको अंतिम रूप में ढाला जाता था। और कोई भी जो सदस्य होता था वो अपना फ़ायदा नहीं देखता था, देश का हित देखता था, ठीक है। और कार्यविधि क्या थी? अब नेक्स्ट वाला देखो, उसमें क्वेश्चन क्या था, दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच मतभेद होने के कारण भी साथ में आकर संविधान क्यों बनाया। देखो अब आ जाओ इस पे, कि विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर इस पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों के अध्यक्ष थे। यह ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे से समान नहीं थे, मतलब लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की बनती नहीं थी जवाहरलाल नेहरू से, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की नहीं बनती थी जवाहरलाल नेहरू जी से, जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं बनती थी आप हमारे भीमराव अम्बेडकर जी से, भीमराव अम्बेडकर जी की गांधी जी से नहीं बनती, तो आपस में नहीं बनती थी। पर फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया, प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा की जाती थी, कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके लिए गए। इन चर्चा को आम लोगों के लिए इन चर्चा को आम लोगों और अखबारों के लिए भी खोला गया, और संविधान सभा की टोटल 166 बैठक हुई। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो भी लोग थे उनमें मतभेद थे, परंतु फिर भी आकर उन्होंने संविधान बनाया। जो ये दिखा, और ऐसा इन्होंने क्यों किया? ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको देश को आगे रखना था, देश के हित के लिए कार्य करना था। इसलिए उन सबों ने अपने मतभेद, जो अपने पर्सनल मतभेद थे ना, उनको साइड में रख के देश के विकास के लिए, देश के अच्छे के लिए साथ में बैठकर एक बढ़िया संविधान बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे ऐसा नहीं किया जैसे मान लो जवाहरलाल नेहरू आते, उनको B.R. अम्बेडकर दिख जाते तो कहते नहीं जी इनको भगाओ, या तो ये बैठेंगे या मैं। ऐसे नहीं किया इन्होंने, बैठ के आराम से अपने जो पर्सनल मैटर थे उनको साइड में रखकर संविधान बनाया, ठीक है जी। यहाँ सारे के सारे जो है वो हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब देखो ये वैसे तो मैं यहाँ जैसे मैं हिस्ट्री के भी चैप्टर वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, तो हिस्ट्री के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो वगैरह मिल जाएगी आपको, और पोल साइंस की भी मिल जाएगी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ
के जो नोट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। बेसिकली इस पर मैं बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, कैसे करें कैसे करें। तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा, इस चैनल पे आ जाना, आपको पता चल जाएगा कि एनिमेशन वीडियो आप फ़ोन से बनाकर यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब से मेरी कितनी अर्निंग होती है, मंथली कितनी अर्निंग होती है, आप यूट्यूब पर दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो इसलिए इसको ज्वाइन कर लेना। साथ में ब्लॉगिंग चैनल भी है, तो मैं इस पर भी कुछ ना कुछ अपलोड करूँगा। अभी तो नहीं कर रहा, आपको पता है कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, इशू हो गया था, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अ, कर लेना है इसको। बाकी टेलीग्राम चैनल है और ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एमसीक्यू की वीडियो देखना मत भूलना। दोबारा से बता दूं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी चैप्टर की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।